नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हुए एग्रेसिव होकर अपनी बात को रख रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र की सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को खारिज कर देता है, वो खारिज होगा ही होगा, क्योंकि पूर्व के जजमेंट में ये बातें सामने आ गई है, तो इनको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। जैसे तमिलनाडु के लोगों ने फैसला लिया रिजर्वेशन को लेकर, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, तो वो भी डाले। लेकिन आज बिहार के सदन में जब इस बात की चर्चा होनी शुरू हुई तो न नीतीश के चेहरे पर वो भाव दिखा, न वो तेवर दिखा, न वो तल्खी दिखा। बीच का रास्ता वो निकालते हुए दिखे और अपने कंस्टिट्यूएंसीज को ज्यादा एड्रेस करते दिखे। मतलब महिलाओं को लेकर, जातीय जनगणना के बीच महिलाओं को लेकर कुछ ज्यादा अपनी बातों को रखते हुए दिखा। मतलब वो जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है उसको ज्यादा उन्होंने फोकस किया, जातीय जनगणना पर वो तल्खी से दूर होते हुए दिखे। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनके कम्युनल एजेंडे को हमेशा वो उस मिडिल पाथ पर निकालने की कोशिश करते हैं, और जो भी कोई एग्रेसिव कुछ बयानबाजी करता है तो तुरंत उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। याद होगा अभी हाल ही के दिनों में कवड़िया वाले मामले में जो यूपी गवर्नमेंट ने जो किया, उस पर नीतीश की पार्टी ने गहरी नाराजगी जाहिर की और खुल करके श्री त्यागी ने बयान दिया। इसी तरीके से जब आरजेडी के साथ वो रहते हैं तो जातीय इश्यूज को लेकर हमेशा वो मिडिल पाथ का रास्ता अख्तियार करते हैं कि कोई हम एग्रेसिव न जाति के साथ हो, ना कम्युनलिज्म के साथ, बीच का रास्ता निकाले। और यही बीच का रास्ता 2005 से वो निकालते आ रहे हैं। और जब जब इस रास्ते में बैलेंस उनका गड़बड़ाता है ना, तो फिर चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अभिषेक जी जुड़ रहे हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर से ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। चलिए, सभी को स्वागत है ऋषि जी और अभिषेक जी को। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले नीतीश कुमार का वो हम स्पीच सुना देते हैं जो उन्होंने विधानसभा में कही है। हमें लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें भी चीजों को समझने में सहूलियत होगी कि आखिर नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर आज उस तेवर में क्यों नहीं दिखे। जरा चलते हैं विधानसभा में उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा क्या है, जरा आप सब लोग सुनिए। अब 5 साल के लिए और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया। और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे। एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं।
चले चलिए चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है। अभिषेक जी, आपने सुना मुख्यमंत्री किस तरीके से चीजों को रखा है और किस कॉन्फ्रेंसेज को वो एड्रेस करती है। इसी में वो महिलाओं पर भी तल्ख टिप्पणी उन्होंने की है। बीच में कार्यक्रम के बीच में हम वो भी सुनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे जातीय जनगणना को लेकर जो डिबेट हो रहा था उस पर कहीं न कहीं आरजेडी को भी वो बार बार इंगित कर रहे थे कि भाई हम भी साथ थे ना, हमने आपको समझाया कि कैसे ये चीजें हो रही है। मतलब वहां भी अपर हैंड या बड़े भाई की भूमिका में वो जताने की कोशिश नीतीश करते रहे, लेकिन रुख उनका थोड़ा नरम था। चेहरे पर वो तल्खी नहीं थी जो तल्खी आरजेडी के साथ जब थे तो जातीय जनगणना को लेकर जो तल्खी उनके चेहरे पर देखने को मिलता था वो तल्खी आज नहीं दिख रही थी। इसकी क्या वजह आपको लगता है? संतोष जी, आज की पूरी स्पीच मैंने सुनी है नीतीश कुमार की, जो विधानसभा में उन्होंने दी है, और उससे 3 बड़े एंगल निकले हैं। और तीनों एंगल की चर्चा के पहले आपको एक चीज अब याद दिला दें, 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद जो पहला सत्र था, शायद पहला ही सत्र था, जिसमें चिराग मॉडल के बाद इनकी सीटें कम हुई थी और इन्होंने तेजस्वी यादव जिस आक्रामक अंदाज में नीतीश सरकार पर हमले कर रहे थे, उसका जिस तरह से नीतीश कुमार ने जवाब दिया, उस दिन भी आप याद कीजिए, आपका मेरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था कि ये गुस्से में भी प्यार झलक रहा है कि अध्यक्ष महोदय, ये भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए इसकी उटपटांग बातों को हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। याद है ना? और उसके बाद बोले बैठो अभी चुपचाप, अभी बहुत आगे आगे कहा, बहुत आगे जाना है, अभी बैठो, अभी बहुत लंबा करियर है, सॉरी, बैठो चुपचाप, बहुत लंबा करियर। उसी दिन मेरी आपकी बात हुई थी, तो इस बात हम लोगों ने अपने निजी बातचीत को मैं सार्वजनिक कर रहा हूं आपके साथ जो हुआ था कि देर सवेर ये प्लॉट नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं कि बीजेपी ने पीठ में छुरा भोंका है तो इसका जवाब तो देना है। और वो 2022 में आते आते आपको दिख गया, अगस्त के महीने में। अब आते हैं कि नीतीश कुमार ने 3 संकेत क्या दिए। एक, अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो उन्होंने नर्चर की 2005 से, चाहे वो अति पिछड़ा में महिला, चाहे वो दलित महादलित में महिला, चाहे 33% जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था पंचायतों में, उसे बढ़ाकर बिहार पहला स्टेट बना जिसने 50% किया। बाद में मनमोहन सिंह को भी बिहार की लाइन पर जाके 50% करना पड़ा पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए। एक वो, दूसरा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 35% किया। तो इन सब को लेकर के उन्होंने जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर की है, अच्छा, वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि दर्शक को महिलाओं को लेकर जो आज जो बातें नीतीश कुमार ने सदन में कही है, जरा उनको दर्शकों को सुना दें। आखिर महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा क्या और वो तेवर क्या था, क्योंकि उसकी चर्चा बड़ी हो रही है कि भाई नीतीश कुमार सदन में। लेकिन एक बात जो दिखने को मिला, पहले दर्शकों को हम चाहते हैं कि वो देख ले। ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो अभिषेक जी, क्या मतलब है 5 के बाद? ये रेखा पासवान राष्ट्रीय जनता दल की विधायक है। वो कुछ मुख्यमंत्री की स्पीच के दरमियान इंटरप्ट करने के लिए खड़ी हुई, उसी दरमियान उन्होंने महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की तरफ इशारा कर दिया और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे थे। तो ये एक पहला संकेत। दूसरा संकेत, जो वीडियो आपने पहले दिखाया कि जाति जनगणना का काम जब हमने किया तो उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ भागीदार थे, यानी अकेले क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, एक रास्ता उधर खुला छोड़ रहे हैं। आप लोग थे, लेकिन आपकी भूमिका एक स्टेफनी की थी, फ्रंट पर हम थे। नीतीश कुमार ने ये एहसास कराया और हाई कोर्ट में ये ठीक है, बिहार सरकार को मात खानी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हालांकि संतोष जी देखिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इंदिरा साहनी केस में 9 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है कि 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि उसको उसके लिए फिर 9 शेड्यूल में ही लेके जाना पड़ेगा, तमिलनाडु की तरह।
तो सुप्रीम कोर्ट में भी सिंपल बेंच तो ये करेगी नहीं, और इस मुद्दे पर फिर अब 11 मेंबर की बेंच संविधान पीठ बैठ जाएगी, इसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगती। तो 9वीं अनुसूची में बोल रहे थे वो कि 9वें नंबर पर करने के लिए केंद्र सरकार से कहा हुआ, केंद्र वो कभी करेगा नहीं। और तीसरा संकेत उन्होंने दिया कांग्रेस और राजद को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर। ये 2010 में सबसे पहले उठाया इस मुद्दे को नीतीश कुमार की सरकार ने, और 10 से 14 के बीच आप दोनों साथ थे। कहने का मतलब यही था कि सत्ता में भी थे केंद्र में और साथ थे, आपने उस पर कान नहीं दिया, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये बात जब वो कांग्रेस को कह रहे थे तो तंज बीजेपी पर भी था कि 14 से 24 आ गया, 10 साल से आप भी है। पूर्णिया की सभा में प्रधानमंत्री ने भी कहा था 2015 में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो तंज उधर कर रहे थे, संकेत इधर भी दे रहे थे। और इस तीनों के मतलब को समझे तो एक एक लाइन में मैं आपको बता दूं। पहला संकेत जो इनका था महिला वो कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, सामाजिक न्याय के साथ जेंडर इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, वो एहसास कराया अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रेखा पासवान पर गुस्सा दिखाने के बहाने। दूसरा, जाति जनगणना के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल को एक तरह से संकेत भी दिया गया और कांग्रेस को कि आप अपने एजेंडे पर कायम रहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2020 वाली बदनीयती दिखाती है तो दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। तीसरा संकेत ये था इसमें कि कांग्रेस पार्टी 4 सालों तक तो सत्ता में रहकर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी, भाजपा दे नहीं रही है। तो अगर आप इस बात को कहें कि हम सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में दे देंगे तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इस स्पीच के 3 संकेत मुझे समझ में आए जी। कल जब वो विशेष पैकेज की बात हो रही थी तो कन्हैया बेलारी जी सवाल किए थे नीतीश से, अब तो हो गया ना, आपको जो है तो मिल गया ना, अब विशेष राज्य का कोई अब आंदोलन या कोई फिर डिमांड तो नहीं बनेगा। उस पर नीतीश चुप्पी साध ली। गौर करिएगा कि कल इस मतलब वहां भी उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा अगर हमको मिला तो हम जा सकते हैं। ये संकेत आज सदन में भी और कल जब मीडिया उनसे सवाल कर रहे थे उस दौरान भी ये चीजें देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल अभिषेक जी ये है कि जातीय जनगणना पर जिस तरीके से ये सॉफ्ट हुए हैं, क्या बिहार की राजनीति में जो जातिवादी राजनीति रही है लालू का, और जितना हमलावर आज सदन में सदन के बाहर भी आरजेडी था, क्या नीतीश को नुकसान नहीं हो सकता है इसका? देखिए, नीतीश कुमार का कोई भी राजनीतिक मूव बहुत वेल कैलकुलेटेड होता है। वो राष्ट्रीय जनता दल की तरह नहीं होता है कि पार्टी हमलावर है और पार्टी का जो बारात का कप्तान है वो अभी लंदन घूम रहा है। वो राजद की तरह नहीं होता है, बजट प्लान उनका नहीं होता है। और यही कारण है कि एक सीमित जनाधार वाली पार्टी बिहार में लगातार सत्ता में बनी हुई है। नीतीश कुमार न तो अपने आप को कमंडल से अलग करते हैं और ना ही नीतीश कुमार उस एक्सटेंट तक जाने की कोशिश करते हैं जिससे समाज के किसी वर्ग में उनको लेकर हेट्रेड की स्थिति हो जाए। गठबंधन कैसे बनता है? भाजपा और जदयू का आज गठबंधन है। कैसे बनता है गठबंधन? गठबंधन ऐसे बनता है कि आप अपने कमंडल को दूर रखिए। आप कांवड़ यात्रा और सुल्तानगंज से देवघर में जो बात तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी नाम लिखा जाए, वो सब धंधा बंद कीजिए। और जो मुजफ्फरनगर और मेरठ में हो रहा है उसको भी बंद कीजिए। तो जब उनको ये बंद कराते हैं तो इनको भी अपने मंडलवादी एजेंडा को ठंडे बस्ते में रखना होगा। गठबंधन स्वाभाविक है कि बीच के रास्ते पर होता है। आप जाति की राजनीति के एक्सट्रीम पर मत जाइए और आप धर्म की राजनीति की, सांप्रदायिकता की राजनीति के एक्सट्रीम पर मत जाइए। दोनों बीच में आइए, दोनों अपने वोटर को मूर्ख बनाने चलिए एक साथ। एक तरफ ये होता है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार होते हैं तब क्या होता है? तब होता है कि भाई आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर जो लॉलेसनेस का आरोप लगता है बिहार में कि बहुत अनुशासित नहीं है, प्रशासन से लेकर हर महकमे को कथित तौर पर वो तंग करने की कोशिश करते हैं, आप उससे बाज आइए और जाति की राजनीति में फ्रंट पे हमें रहने दीजिए ताकि आप स्टेफनी की भूमिका में एक बड़े वोट बैंक के साथ भूमिका निभाते रहिए और हम संतुलन की राजनीति करते रहे। तो ये दोनों तरफ नीतीश कुमार ये खेल खेलते हैं। मतलब संतुलन की राजनीति में अभी भी नीतीश विश्वास करते हैं। ऋषि जी, इस बार जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर आप अलग स्टैंड लेते रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर 9वीं अनुसूची में डालने में कामयाब नहीं हुए तो फिर लालू
2025 के चुनाव में उनके लिए जिस जातीय घेराबंदी में उन्हें बुरी तरह से उलझा सकते हैं। क्या आज सदन के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से वो जो एक अलग राजनीतिक तेवर रहा है, जिसके बारे में अभी अभिषेक जी भी चर्चा कर रहे थे, उस तेवर के सहारे लालू को रोक पाएंगे 2025 में? देखिए, नीतीश कुमार ने जो आज जो बयान दिया है उससे बिल्कुल एक इंडिकेशन क्लियर है कि नीतीश कुमार एक ऑप्शन भविष्य में रखना चाहते हैं। एक ऑप्शन वो बचा के रखना चाहते हैं। 2 स्क्रिप्ट उनके पास ऑलरेडी था, एक स्क्रिप्ट तो कल फ्यूज हो गया। और मैं तो मानता हूं, खासकर बिहार राज्य को विशेष दर्जा वाले मामले में हर पार्टी का स्टैंड 0 है, 0 बिल्कुल। फिर यदि अभिषेक जी ने कहा पूर्णिया में, मोदी जी ने फिर क्यों कहा? प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा का मापदंड क्या होता, रूल रेगुलेशन क्या होता। जनता को बेवकूफ बना रहे थे आप। नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि नीति आयोग का वर्तमान में जो फॉर्मेट है उसमें केंद्र सरकार नहीं दे सकती थी, तो फिर क्यों मांग रहे थे आप? नीति आयोग के रूल रेगुलेशन में बदलाव की मांग क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार जनता को पागल समझते हैं क्या? और जब इतना बड़ा मुद्दा एनडीए विफल हुआ है तो तेजस्वी यादव लंदन में मजा मार रहे हैं। ये जनता के लोग बेवकूफ समझते हैं क्या? तो ये जनता बेवकूफ बनती है। मैं बहुत नाराज हूँ इस मुद्दे पे। अभिषेक जी का विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मतलब ये मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जनता को चूतिया समझते हैं क्या? एक तरफ आप खुश भी हो रहे हैं, एक तरफ बोले दीजिए वो अपना संतोष जी म्यूजिक चला लेंगे उस पे। चले, हाँ ठीक है। हमारे भावनाओं को ब्रेक मत कीजिए। एकदम एक तरफ आप 59,000 करोड़ पे कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, तमाम मंत्री विधायक सांसद जो हैं हम दम पसीना ठोक के बोलते हैं अरे केंद्र सरकार ने दिल खोल के दिया है। तब भी केंद्र सरकार ने दिल खोल के दिया है तो कसम खाओ भगवान का कि आगे से नहीं मांगेंगे। बिहार को जो स्पेशल दर्जा की जो मांग होगा आगे से नहीं मांगेंगे। तो स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर नहीं है किसी का। आपको याद है ना 8 अगस्त 2015 में आरा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 13 करोड़ जनता का एक तरह से उन्होंने अपमान किया। इतना दे दूं उतना दे दूं, तुम क्या पैसे बांट रहे थे क्या? कि पैकेज दे रहे थे? 1,25,000 करोड़ की जो घोषणा हुई, कहाँ गया वो पैकेज? और आज हम और अभिषेक जी ने जो प्रोग्राम किया है इससे पहले, उसमें स्पष्ट हमने लोगों को बताया है कि ये जो आपको 59,000 करोड़ का जो पैकेज दिया जा रहा है, पैकेज क्या होता है? एक बड़ा राशि होता है जो उस राज्य के मुखिया को दिया जाता है ताकि वो अपने हिसाब से खर्चा करे। आप सड़क परियोजना का जो बजट है उसको भी जोड़ देते हैं, एक्सप्रेसवे के जो बजट है उसको जोड़ देते हैं, बिजली परियोजना है उसको उसमें जोड़ देते हैं। आपने दिया क्या? और ये जो बक्सर और ये भागलपुर वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो उस मामले में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और वो प्रपोजल उस समय तैयार हो गया था। तो आप दिए क्या? तो पहला संतोष जी मेरा स्टैंड है, मेरा यह मानना है कि ये जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, जनता को बेवकूफ बना रही है। किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करके रखना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो रिजर्वेशन वाली बातें कही, तो भाई नीतीश कुमार ये स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? आपके बलबूते सरकार है, आपके सहारे ये सरकार चल रही है, आप क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? और इसका नुकसान होगा जहां आप इस प्रकार के राजनीति करते हैं। और वहां यदि कास्ट डिवीजन का मामला आया, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अयोध्या फैजाबाद जो है अपने आप में बेहतरीन एग्जाम्पल है। वहां राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, फिर भी वहां बीजेपी वहां चुनाव हार गई, क्योंकि वहां जो वोटिंग हुई है कास्ट के आधार पे हुई है। और यदि 9 शेड्यूल में इस चीज को रखवाने में नीतीश कुमार असफल होते हैं तो निश्चित ही तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है, यानी विपक्ष जो है, इसको प्रमुखता से उठाएगी कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पिछड़ा का नेता हूं, दूसरी तरफ जब इनके हक की बात आती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। क्यों? इनको कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी कुमार हैं, इनको सत्ता सबसे पहले चाहिए। तो ये चीजें हैं। हालांकि राजनीति में जनता बेवकूफ बनती रही है, बनती है और बनती रहेगी भी।
इसी तरह ये नेता लोग चूहा से बिल्ली होते रहेंगे, मोटाते रहेंगे खा पी के। जिनके पास झोपड़ी नहीं था आज महल है, जिनके पास साइकिल नहीं था आज फॉर्च्यूनर है, जिनके पास जीप था वो BMW से घूम रहा है। ये नीतीश कुमार नहीं जानते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में एक जो चूहा था वो बिल्ली बन गया, बिल्ली नहीं बिलार बन गया। तो ये नीतीश कुमार को नहीं मालूम है कैसे बना है बिलार है? ये सब बकवास बात होती है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, अति पिछड़ा के लिए कर रहे हैं। अब मोटा कौन रहा? अति पिछड़ा कोई मोटाया है? बताइए ना, आप बता दीजिए। कोई एक नेता हो बेचारा गरीब आदमी वोट दे रहा है। इसीलिए तो भाई साहब कह रहे हैं मूर्ख बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे। ठगे थे, ठगते हैं, ठगते रहेंगे और ठगाते रहिए। ये लोग मोटा होते रहेंगे। तो मतलब नीतीश की जो राजनीति है इस बार उनके कल देखे ना, नहीं मैं एक बात करके खत्म करूंगा आपसे जी से, आप अगला सवाल लीजिएगा। कल देखे ना, सुशासन पे बोल रहे थे ना, सुशासन पे बोल रहे थे, लेकिन 2005 से पहले कोई घर से निकलता था जी? और पीछे कौन थे जो नहीं निकलने देते थे? वही न थे ना। हम नाम नहीं लेंगे ना, हम भी थोड़ा कमजोर पत्रकार, डरते हैं, परिवार वाले लोग हैं, ऐसे धमकी हमको मिलता रहता है। पीछे कल नीतीश कुमार बोल रहे थे ना, 2005 से पहले कोई घर से शाम में निकलता था जी, और जो नहीं निकलने देते थे वही बेचारे काल खड़ा के खड़े थे। यही तो दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे बिहार का। और हम पत्रकार एनालिसिस करके चलते हैं कि महिला कौन हो गया, तो अति पिछड़ा कौन हो गया। ये देखो कौन मोटा रहा है, कौन दुबला रहा है, ये देखो ना पहले। वो देखिए ना, पीछे जो महान भाव खड़े हैं, उनका कुर्ता देखिए ना कितना सुंदर है। कौन से ड्राइक्लीनर से धोवा के आया, कहाँ से सिवा के आया है, अब मसलिन है कि लेलिन है, क्या है वो पता करवाइए संतोष जी, आप पटना में रहते हैं। क्या दिखा दिया जाए क्या कौन पीछे खड़े हैं? सो हाँ बिल्कुल दिखा दिया जाए, क्यों नहीं दिखा दिया? क्यों डरने की क्या बात है? हाँ नहीं, अभी खबर हम चलाए हैं कि भाई जंगल राज के जो नायक थे, उस नायक में एक राजन तिवारी, वो बेचारे शर्मा गए जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे। आप देखिएगा फुटेज, मैं दर्शकों को भी कहूंगा वो फुटेज देखिए। हमारे अभिषेक जी जैसे कुछ पत्रकार ये उसको मतलब दूसरे एंगल देने लगता है कि घर से निकल रहे थे, बाएं से निकल रहे थे, दाएं से निकल रहे थे। अभिषेक जी से बहुत प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा है अभिषेक जी से इस बात पे कि नीतीश कुमार जी के बगल से निकल रहे थे, दाएं से निकल रहे थे, इसलिए फोटो आ गया। जब वो कह रहे थे उस नेता का देख लीजिए, आप तो नेता है बेचारे, उस नेता का देख लीजिए वो कैसे बेचारे संकोच कर रहे हैं। सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का देख लिया ना, यही जनाब है। अब क्या कीजिएगा भाई, ऐसे लोगों को तो जनता ने वोट करती है और जरूरत है। अब तो इनको इसी तरीके से आनंद मोहन को लाए ही हैं, अगर राजन तिवारी को लाएंगे, आनंद सिंह को जेल से छुड़वा कर लेवे किए थे 2025 साल। तब कुछ पत्रकार जब सुशासन बाबू कहते हैं तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए हम लोग। सुशासन बाबू आप ही नहीं कहते भाई, कि कौन कहता है? हाँ हम नहीं कहते हैं, मेरे कोई बयान में देख लीजिए, कभी मैंने सुशासन बाबू नहीं कहा है। क्या ये कौन सा सुशासन बाबू हुआ बताइए? हाँ नहीं, तो फिर भी ये इस राजनीति का कुछ तो मतलब होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को एड्रेस किया है, जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि भाई आप लोग साथ थे, तब देखबे न किए कि क्या क्या हम किए हैं। सो अरे भैया सिंपल सी बात है संतोष जी, मैंने शुरू में ही कहा एक ऑप्शन वो छोड़ के चलते हैं। आज नीतीश कुमार बड़ा सामाजिक आधार होते हुए भी आज राजनीति में प्रासंगिक हैं, क्योंकि इस प्रकार के राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं। और दोनों जो सहयोगी हैं, जो बड़ा जो पिलर है, उनको भी सत्ता चाहिए। उनको भी, उनका बेटा लंदन कैसे घूमेगा, उनका बेटा अमेरिका कैसे घूमेगा, तो सत्ता तो चाहिए ना। अभिषेक जी तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार आज फिर से एक उस चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं जहां से बाएं दाएं मुड़ सकते हैं? एक फिर से जगह बना ली, विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना को लेकर जो बातें उन्होंने कही, वो संकेत है कि हम जो हर है ना कि जिस प्रेमिका से शादी करते हैं ना, उस सुहाग रात के दिन ही एक अलग प्रेमिका के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी तक यही देखने को मिला है कि आज तक जिस गठबंधन के साथ, मतलब समझिए कि शाम में सरकार बनाते हैं, रात में ही कुछ न कुछ ऐसा बयान वो देते हैं जिससे उम्मीद
अगले को लगने लगता है कि अच्छा हमारे तरफ भी वो आ सकते हैं। तो ये आज जो सदन में उन्होंने कहा है, क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने फिर से वो रास्ता दिखा दिया है कि भाई आप खुशफहमी में मत रहे बीजेपी वाले, हम रास्ता बदल भी सकते हैं? देखिए संतोष जी, नीतीश कुमार की राजनीति जिस ढंग से रही है, उस राजनीति को यदि आप परखने की कोशिश करें तो 2-3 बातें क्लियर होती है। पहली बात कि आखिर नीतीश कुमार कब से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि जब दोनों संकेत वो देते रहे। वो तब से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जब विधानसभा में उनके पास से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस छिना। 2005 में वो विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए, 2010 में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए। तब तक उनका पॉलिटिकल लाइन एकदम क्लियर था। 2013 में जब वो अलग हुए तो किसी पार्टी के साथ नहीं गए, वो सीपीआई के साथ गठबंधन कर अकेले ही लड़े समझिए बिहार में। तब उनके पास 119 विधायक थे बिहार की विधानसभा में, 115 जीते थे, 4 दूसरे जगह से आ गए थे उनकी पार्टी, लगभग वो बहुमत में थे। ये स्थिति पैदा हुई है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी एक पार्टी विधानसभा में मौजूद, उनके कॉम्प्लिकेशंस वहां से बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जिसके विधायक सबसे ज्यादा होंगे वो बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ेगी नहीं। 2020 में उनकी समस्या दोहरी तब हो गई जब उनकी पार्टी से एक नहीं बल्कि 2 पार्टियां बड़ी हो गई विधानसभा में। वो खुद तीसरे नंबर पे पहुंच गए और तीसरे नंबर पर पहुंचकर वो कप्तानी करना चाहते हैं और कर भी रहे सक्सेसफुली। चाहे जितना पलटू राम कोई कह दे, पलटू चाचा कोई कह दे, लेकिन कप्तानी तो वो कर ही रहे हैं। और पलट वो अकेले नहीं रहे हैं, भाजपा भी पलट रही है, राजद भी पलट रही है। सही बात। अकेले उनके पलटने से और कुछ होता तो बताइए। और मैं तो मानता हूँ कि वो पलट ही नहीं रहे हैं, वो तो अपनी कुर्सी पर फिक्स है। वो कहाँ पलट रहे हैं? वही मुख्यमंत्री पलटे तो दूसरे लोग हैं, पलटे दूसरे लोग हैं जी। अब देखिए उनकी राजनीति को देखिए आप। तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं कहा। उन तेजस्वी यादव को सरकार में लाया आपने जूनियर बनाकर, प्रशंसा भी करवाया और फिर दूध की मक्खी की तरह किनारे भी कर दिया। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी, क्या क्या नहीं कहा था, साथ में लाया, पगड़ी खुलवाया, सब कुछ किया। प्रशांत किशोर भविष्य है, प्रशांत किशोर भविष्य है, साथ में लाया। और जब भविष्य खुद को वर्तमान बनाने का सपना देखने लगा तब इनको तो अमित शाह जी ने कहा था तो हम अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। राम आरसीपी सिंह, हमारे बात तो रामचंद्र बाबू ही देखेंगे। जदयू के एक नेता ने मुझसे बताया था कि अब आगे पार्टी को रामचंद्र बाबू ही देखेंगे। अब रामचंद्र बाबू कहाँ है, मुस्तफापुर है कि पटना है कि दिल्ली है, वही जानते होंगे, मुझे नहीं पता जी। तो नीतीश कुमार की राजनीति में एक उनकी दिली चाहत है। आखिर देखिए थ्योरी ने कहां से जन्म लिया कि नीतीश कुमार अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। ये पिछले साल जुलाई में जब राजद और जदयू की सरकार को तकरीबन 11 महीने हो गए थे बिहार में, महागठबंधन सरकार को, वहां से एक थ्योरी फ्लोट होती है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से, आपको याद होगा हर दूसरे तीसरे दिन ये लालू यादव से मिलने जाते थे और लालू यादव से मिलने खुद भी जाते थे, ललन सिंह भी जाते थे। वहां से थ्योरी ने जन्म लिया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तेलंगाना के साथ। हालांकि बातें नहीं रही जी, वो बातें नहीं रही, वहां नहीं हुआ। फिर ये बीजेपी के साथ आए, तब हुआ कि नहीं लोकसभा के साथ हो जाए। तब कहा गया कि नहीं लोकसभा के बाद जो सेकंड लॉट होगा महाराष्ट्र वाला उसके साथ हो जाए, तो वो भी आपको 10-15 दिन में पता चल जाएगा होगा नहीं होगा। हालांकि उनकी पार्टी की तैयारी और जो अंदर से खबरें आ रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले तमाम कामों को और तमाम कील कांटों को दुरुस्त करना है 2025 के चुनाव के पहले। अब क्या है वो आपको कुछ दिन में तो क्लियर हो ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत डाउट है उस पर। अब इसमें देखिए चुनाव बिहार में जितना डिले होगा नीतीश कुमार की पार्टी उतने ज्यादा दिन तक तीसरे नंबर पर रहेगी, ये एक सच्चाई है। और तीसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर पर आने की जद्दोजहद में एक तरफ अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है, दूसरी तरफ अपने नैरेटिव को खोल कर रखी हुई है कि देखिए भाई पिछड़ावाद की असली राजनीति तो हम ही करते हैं, कुछ खास लोग जाति और परिवार की राजनीति करते हैं। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले वोटर्स को जब जाति जनगणना कराकर बीजेपी का एटीएम ही नीतीश कुमार ने कबाड़ करके रख दिया कि अब वैश्य बिहार में पूछिए जाकर के कोई वैश्य नहीं है, कोई तेली है, कोई कलवार है, कोई कानू है, कोई रौनियार है, कोई सोनार है। वैश्य कहाँ है बिहार में बताइए आज? तो 6, 7, 8% लोग कहते थे कि वैश्य है, वो किधर गए?
जमीन खा गया, आसमान लील गया, कहा गया वैश्य शब्द बिहार में, मुझे तो सुनाई नहीं देता था। तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का कबाड़ा कर दिया। तीसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है संतोष जी, मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां शायद नहीं देख पा रही हैं, राजद और भाजपा, लेकिन नीतीश कुमार इसको देख पा रहे हैं। बड़ी चुनौती क्या है कि अति पिछड़ा वर्ग उनके साथ, जो 36% वोट है आज अति पिछड़ा का, जाति गणना में खुल के सामने आ गया, उन 36% वोटरों में 24% हिंदू अति पिछड़ा और उसमें 12% माइनॉरिटी अति पिछड़ा है। 2010 में इन अति पिछड़े वोटरों की पूरी जमात एनडीए को गई थी। मैंने खुद देखा था, मेरी विधानसभा में अति पिछड़ा मुस्लिम वर्ग कमल छाप पर वोट दे रहा था कि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं बननी है, भले ही बीजेपी का कैंडिडेट है, सरकार तो नीतीश की बननी है। और उसने राजद से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लिया। वो राजनीति नीतीश कुमार करना चाहते हैं, लेकिन उस राजनीति के लिए जिन्ना की मजार पर जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ये भाजपा के चेहरा नहीं है जो 2010 में थे। आज भाजपा के चेहरा गुजरात मॉडल से निकल कर आए नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, तो वहां वो 12% वोट से वंचित हो रहे हैं। बाई एंड लार्ज मुकेश सहनी ने अपने आप को अपनी कम्युनिटी का नेता एस्टेब्लिश कर लिया। उसी अति पिछड़ा वोट बैंक पर नरेंद्र मोदी भी अपने समुदाय के साथ बिहार में कूद गए कि उनकी जाति जो है, बताया जाता है तेली साहू समाज, वो भी अति पिछड़े वर्ग में है। नीतीश कुमार उस दिन को कोस रहे होंगे 2011 को, 2011 के उस दिन को कोसते होंगे रोज जिस दिन उन्होंने तेली समाज को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में डाला था, एनेक्चर 2 में डाला था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आते हैं, वो खुद को उस बिरादरी से जोड़ लेते हैं। खैर, अभी उनके साथ क्या है, तो देखिए कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ, जो लोग कहते हैं लौकुश समीकरण, मैं इसे न आज मानता हूं न 2010 में मानता था। वो वोट बैंक हमेशा से कैंडिडेट के साथ जाने वाला वोट बैंक रहा है मोटे तौर पर। वो नीतीश कुमार के साथ था नहीं पूरी तरह से, ठीक है, 50% वोट उसका आ जाता था एनडीए को कैंडिडेट के साथ या नीतीश कुमार के चेहरे के साथ, या जैसे भी आ जाता। लेकिन नीतीश कुमार का सबसे बड़ा आधार यदि कुर्मी वोटरों जो 2.5-3% है, उनको यदि अलग करके देखें तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा आधार है महादलित और अति पिछड़ा। महादलित में नीतीश कुमार ने एक नेता पैदा कर दिया, जीतन राम मांझी, एक वोट बैंक लेकर वो खिसक गए। अब बचे हुए महादलित में कांग्रेस एक तरफ घुसना चाहती है, चर्चा है कि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना के घुसना चाहती है, ये भी एक चर्चा है। हालांकि वो घुस नहीं पाएगी राजेश राम के चेहरे के साथ। मैं जानता हूं कि राजेश राम उस तरह से उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, बन जाए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि कोई आदमी नेता बन जाए। देख लीजिए अभी ऋषि जी, देख लीजिए किसका लॉबिंग कर रहे हैं अभिषेक जी से, समझ गए ना? नहीं लॉबी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए लॉबी की बात, मैंने जो नाम सुना है आपको बता देता हूँ, आपने पूछ लिया तो प्रेमचंद मिश्रा और राजेश राम का नाम चल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज इसमें आप ये ध्यान रखिए, एक मिनट ऋषि जी, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। नीतीश कुमार अभी ये कैलकुलेट करने की स्थिति में है कि उनके विधायकों की संख्या विधानसभा में नंबर 1 पर कैसे पहुंचेगी। क्या ये 24% बहुसंख्यक अति पिछड़ों के साथ मिलकर पहुंच जाएगी या 36% के अति पिछड़ा के अम्ब्रेला के साथ मिलकर पहुंचेगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के ईबीसी है। और ये कैलकुलेशन जी, ये कैलकुलेशन आपको एक जानकारी दे दें, बात जो आप जो कह रहे हैं ना कि जदयू विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने यही कहा कि भाई 2010 के बाद हमें मुस्लिम वोट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और आने वाले महीने सितंबर से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही घूमने का निर्णय उन्होंने लिया है कि हम मुसलमानों के बीच जाएंगे और उनसे हम सीधा सवाल करेंगे कि भाई आप सारा काम हम आपके कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, रिजर्वेशन का लाभ आपको दे रहे हैं, फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना 35%, वो नरेंद्र मोदी साथ रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार ने उसका ऐलान कर दिया है। और मनीष वर्मा को यही जिम्मेवारी दी गई है कि आप पूरे बिहार के मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस को आप एड्रेस करिए और वहां हम जाएंगे और लोगों से सीधी बात करेंगे। चलिए ऋषि जी, आखिरी सवाल आप नहीं तो नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट देते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह से गाली भी तो दिलवाते हैं। हाँ। गिरिराज सिंह से यही नीतीश कुमार गठबंधन में गाली भी दिलवाते हैं ना, तो ये चीज भी तो देखना होगा। दूसरी देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि यदि 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन वाले मामले को यदि 9th शेड्यूल में नीतीश कुमार डलवाने में सफल नहीं होते हैं
तो ये नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ हुआ। आप देखिए लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, मायावती का जो वोट परसेंटेज है वो सिंगल डिजिट में चला गया। जैसे तमाम जो विश्लेषक है, तमाम विद्वान पत्रकार है, ये मानते थे कि किसी भी स्थिति में मायावती के साथ जाटव मतदाता जो है 13-14% जो है वो बने रहेंगे। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार से उन्होंने भतीजे पे कार्रवाई किया, भतीजे का एग्रेसिव भाषण नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरुद्ध, उसके बाद भतीजे पे कार्रवाई किया कि मायावती, उसके बाद जो जाटव मतदाता एक तरह से मायावती का कोर वोट बैंक था वो भी छिटकता हुआ दिखा और उसका ठीक ठाक हिस्सा जो है अखिलेश यादव को मिला। तो वही स्थिति यदि ये सपना यदि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि 9 शेड्यूल में वाले मामले में भी हम कंफ्यूजन वाला स्टेटस रखेंगे, ये जनता को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इधर केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो अब वो जनता वो पहले वाली नहीं है कि जगन्नाथ मिश्रा ने पत्र लिखा और ब्राह्मण बेल्ट में ब्राह्मण लोग पागल हो गए, वो अब जमाना गया। ये बात समझ जाइए, पिछड़ा अति पिछड़ा। ऋषि जी थोड़ी देर पहले जनता को अपहरित, नहीं जनता तो बेवकूफ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ये भी अभी भी कह रहा हूँ कि जनता बेवकूफ है। हो सकता है नीतीश कुमार के कोई ऐसे, लालू यादव के ऐसे कोई मुद्दा आएगा, नीतीश कुमार का कोई ऐसा मुद्दा आएगा उसमें वो फंस जाएंगे। आज भी हम लोग वोट कैसे करते हैं, आज भी हम लोग वोट कैसे करते हैं। ठीक बात है, वोट अगर आज देखिए अमेरिका में क्या हुआ है, ट्रंप पे हमला हुआ है, वहां का जो सिक्योरिटी हेड था उसको इस्तीफा देना पड़ा। यूएस कांग्रेस के सामने बैठा के उसको डांट लगाया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। हमारे देश में ऐसा है क्या? आज राजन तिवारी जैसे नीतीश कुमार घूम रहे हैं, फिर भी हम पत्रकार सुशासन बाबू कर रहे हैं। जी नहीं संतोष जी, हम यही कहना चाहते थे, जो बात आपने कही ये कह रहे हैं ऋषि जी, या आपने जो बताई कि जो मुस्लिम बैकवर्ड के गांव में नीतीश कुमार का एक एजेंडा है कि उस वोटर को कैसे 2010 और 2009 वाली स्थिति में लाया जाए, उसमें दो चीजें हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के नेता, हम नाम नहीं लेंगे, बड़ी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक जो बेंगलोर में हुई उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम उलेमाओं की पूरी टीम उनसे मिली कि भाई इससे संदेश जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और जब तय है कि भाजपा को ही जीतना है तो क्यों ना अभी से हम कांग्रेस को मजबूत करने में लग जाएं, क्योंकि हम जाएंगे तो कांग्रेस के का जो कोर वोटर है ब्राह्मण दलित वो भी आएगा बाद में। तब जाके उनके कान खड़े हुए वो बेंगलोर की बैठक में गए। बिहार में भी जी जब आप कही रहे तो बिहार में भी नीतीश कुमार जब मुस्लिम बैकवर्ड के गांव में जाएंगे और उन्हें ये भनक लग जाएगी कि भाजपा के साथ रहने पर भी बैकवर्ड मुस्लिम, यानी मुस्लिम में BC2 तो कोई है नहीं, मतलब ओबीसी कोई है नहीं, सब ईबीसी है या जनरल है, दो ही कैटेगरी है। तो जो 12% ईबीसी है वो अगर उन्हें एश्योरेंस दे देंगे कि आप भाजपा के साथ भी रहेंगे तब भी आपकी सीटों पर तीर निशान पर हम वोट देंगे खुलकर, तो नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ बने रहे। लेकिन अगर उन्होंने शर्त रख दी कि आप यहां से अपना एफिलिएशन तोड़ लीजिए, तेजस्वी यादव हमारी पहली पसंद नहीं है, आप हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने समाज को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकते, तो नीतीश कुमार ने आज जो विधानसभा में संकेत दिया है वो आगे चल के बड़े पॉलिटिकल शेप के रूप में सामने आ सकता है। अभिषेक जी, अब नहीं 2 सेकंड लूंगा। अभिषेक जी, संतोष, दोनों को करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना होगा, 9 शेड्यूल वाले मामले में स्टैंड क्लियर करना होगा, केंद्र सरकार पे दबाव बनाना होगा। यदि नहीं बनाते हैं तो इसका नुकसान होगा। इससे आप दोनों सहमत होंगे, मैं जो जैसा मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपको भी, और ऋषि जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार हर ऐसे मौके पर संकेत देते हैं कि हम आने वाली राजनीति में किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, या आने वाली राजनीति में हम किस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है विधानसभा के अंदर, और कल विशेष राज्य के दर्जा पर जो उन्होंने बातें कही हैं, संकेत साफ है कि नीतीश कुमार ने फिर से वो लकीर खींच दी है कि हम कभी भी किसी भी समय इश्यूज हम क्रिएट करते हैं, वो इश्यूज अब सामने आ चुका है। हम उसके सहारे फिर एक नए गठबंधन के साथ 2025 के चुनाव में जनता के बीच चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।